हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले भी हमारी प्रीवियसली क्लासेस में बताया है, हम नॉलेजिस्ट आपके लिए कैब की एग्ज़ाम के लिए स्टैटिस्टिक्स की डेली बेसिस पर क्लासेस लेकर आते हैं। तो जैसे कि आपको ये फ्रंट स्लाइड पर दिख रहा है कि ये आज की हमारी क्लास 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि तीनों क्लासेस आपके बेसिक्स के ऊपर थी कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, स्टैटिक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट आप टर्म्स यूज़ करते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। तो ये आज हमारी 4th क्लास है और जो कि सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि सैम्पलिंग क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो डाटा आपने कलेक्ट किया होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इसे हम क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर टू ऑल। अब देखिए, अब ये जो पॉपुलेशन होती है ये बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। नियर अबाउट जैसे कि 10 लाख लोगों का डाटा है। 10 लाख क्या है, एक सिटी में लोग रहते हैं। अब इसमें से आपने कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल्स हैं, कुछ क्या होते हैं, मेल्स होते हैं। अब हमने देखना कि इस सिटी में, जैसे कि सिटी ए है आपकी, तो 10 लाख लोगों की आबादी में कितने फीमेल्स, कितनी परसेंटेज फीमेल्स वर्किंग है, ये आपका रिसर्च का टॉपिक है जैसे कि, और कितने परसेंटेज मैन वर्किंग है हमारी सिटी में। तो 10 लाख लोगों के पास आपने जाकर एक इंडिविजुअली सबसे पूछना कि आप वर्किंग हो कि आप नहीं वर्किंग हो, आप वर्किंग हो कि नहीं वर्किंग हो। तो ये आपके लिए क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा और क्या है, आप कह सकते हो मनी वेस्टेज भी होगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैंने 10 लाख लोगों के पास जाकर एक एक से डाटा नहीं लेना। तो आपने क्या है, 10 लाख लोगों के पास जाकर एक एक से डाटा नहीं लेना। हमें ऐसा करते हैं, हम 10 लाख में से ऐसे करते हैं, 10,000 लोगों के पास जाते हैं, इनसे डाटा लेते हैं कि आप वर्किंग हो कि नहीं हो, मेल से। अब फीमेल के पास आप वर्किंग हो कि नहीं हो। तो ये जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा उसको हम मान लेंगे कि यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट रहेगा पॉपुलेशन के ऊपर। तो पॉपुलेशन टोटल डाटा होता है, उसमें से एक छोटा पार्ट उसका जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हो या फिर जिसके ऊपर आपने काम करना होता है, उसको हम कहते हैं सैंपल। तो ये 10 लाख आपकी पॉपुलेशन है और उसमें से 10,000 लोग जो आपने उठाए हैं, तो ये क्या है, आपका सैंपल। अब जो सैंपल आपने इकट्ठा करना है, ये तो नहीं है कि मैंने क्या किया, अपने अगल बगल के 10,000 लोग ले लिए। कुछ सोच कर लिया होगा ना कि जैसे सिटी में, एक सिटी में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, कुछ विलेजेस आते हैं या फिर कुछ क्या है, सिटी के बीच के एरियाज आते हैं। तो आपने ऐसा किया, जैसे विलेज में से 5,000 लोगों को ले लिया, सिटी में से 5,000 लोगों को ले लिया, इस तरीके से कुछ भी हो सकता। तो जो आपने ये सैंपल इकट्ठा करना है, सैम्पलिंग, तो उस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लगा रहे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैंपल को इकट्ठा करने के कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स में। ओके, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, अगर आप सैंपल को इकट्ठा करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको लर्न होंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से पहले उसकी मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने मीनिंग आपको बहुत ही बेसिकली क्लियर कर दिया है कि सैंपल का मतलब वो एक पार्ट हमारा पॉपुलेशन का जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी होती है, ठीक है। अब उस सैंपल को इकट्ठा करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैम्पलिंग टेक्निक्स। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो अगर आपको सैम्पलिंग की टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा तो आप कौन सी चीज़ों को ईजिली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। आप सीख जाएंगे कि कैसे मैंने पॉपुलेशन में से क्या है सैंपल को निकालना है। तो ये तो बहुत ही फर्स्टली बेसिक चीज़ है कि अगर आपको सैम्पलिंग की टेक्निक्स आ गई तो आप सीख जाएंगे कि अपने पॉपुलेशन में से कैसे सैंपल को निकालना है, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड कहते हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि जो सैंपल आपने उठाया है या फिर जो सैंपल आपने लिया है वो सैंपल आपका एक्यूरेट है कि नहीं है, सही है कि नहीं, और वो पूरी पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा कि नहीं। जैसे अब सिटी में अर्बन और रूरल एरिया दोनों होते ना, तो मुझे बेसिकली चाहिए कि मैं अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों से डाटा इकट्ठा करूँ। ओके, तभी आप एंश्योर कर पाएंगे कि मैंने पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड किया।
या फिर आप 10,000 केवल मेल ले लो, 10,000 केवल फीमेल ले लो, तो ये नहीं होगा। हमें इक्वली दोनों को लेकर चलेंगे। देन थर्ड पार्ट है, आपको पता चल जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आप कैसे कर पाते हैं। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब सैंपल जो ले लिया 10,000 लोगों का, जस्ट वेट अ मिनट। तो अब ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आगे मैंने करनी है, अब 10,000 इकट्ठे लोग कर लिए, तो ऐसा करती हूँ 2,000 के ऊपर ये वाला मेथड लगा दूंगी, 2,000 के ऊपर ये वाला मेथड लगा दूंगी। तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर समझना है। नो द कॉस्ट वर्सेस एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ इन सैम्पल साइजेस। तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने सैम्पलिंग की टेक्निक्स के ऊपर खर्चा किया हुआ है, तो उतना मुझे रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि नहीं, उतना एक्यूरेट डाटा मिल रहा कि नहीं, या फिर जितनी अमाउंट का खर्चा आपने किया है उतना सैंपल का साइज आप कलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट। देन फिफ्थ कहते हैं लर्न एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड सैम्पलिंग प्रोसीडर्स। आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हो उसके बारे में आपको लर्निंग मिल जाती है। देन सैम्पलिंग का प्रोसीडर कैसे होता है, कैसे अपने सैम्पलिंग को इकट्ठे करने के बारे में सोचना है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपको लर्न करने के बारे में पता चल गया, और सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आपको पता चल गए कि आप कैसे कर सकते हैं। देन सिक्स्थ कहते हैं एनालाइज एंड इंटरप्रेट सिंपल डाटा। और जो सिंपल डाटा आपका होता है उसको बहुत ईजिली आप एनालाइज कर लेते हो और क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। आपको हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना पता चल जाता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, वन सैंपल के ऊपर भी और टू सैंपल के ऊपर आपको दोनों के बारे में पता चल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको हाइपोथेसिस का मीनिंग करवा देती हूँ, हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसे कि हमारा जो कहाँ लिखो, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि देखिए हाइपोथेसिस, तो ये जो हाइपोथेसिस है इसमें क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने लिया, जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि हमारी सिटी में रिसर्च का कि मेल और फीमेल दोनों कितने वर्किंग है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें आपने एक एस्टिमेशन लगा लिया कि मेरे हिसाब से मेल और फीमेल दोनों कितने वर्किंग है। मेल सारे 100% काम करते हैं, ठीक है, 100%। और फीमेल्स क्या है, हाउस वाइफ्स हैं, वो कोई भी जॉब नहीं करती, वो 100% क्या है, हाउस वाइफ है। तो इस हिसाब से आपने ये सोचा था कि ये आएगा। लेकिन इसमें क्या है, नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है। जैसे कि या फिर आप ये मान लो कि मेल और फीमेल दोनों 50-50% जॉब करती हैं, ये इजी रहेगा। तो नल हाइपोथेसिस आ गया कि मेल और फीमेल दोनों क्या है, 50-50% क्या है, वर्किंग है। अगर एक शहर में क्या है 10 लाख में से 5 लाख मेल हैं, तो 5 लाख में से 2.5 लाख मेल वर्किंग है, ठीक है। और उसमें से आप अभी बच्चे भी निकाल दो, और फीमेल्स कितनी आपकी 4 लाख, और 4 लाख में से 2 लाख फीमेल्स क्या है, वर्किंग है। तो अगर ये हो गया 50-50%। अगर ये डाटा आपका क्या आता है, आपने जब रिसर्च की तो ये आ गया कि जी मेल आपके 60% है और फीमेल्स आपकी क्या है 40% है। अब इसमें क्या है, आप एक डाटा को, एक चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करते हो। जब आपकी वो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, आप दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे अगर ये आंसर नहीं आता है आपका रिसर्च के बाद,
और ऑटोमेटिकली आपको खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस में हम दो चीज़ों को एक दूसरे की इक्वल मानते हैं, ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब वो दोनों चीज़ें एक दूसरे की इक्वल नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि गर्ल्स और बॉयज़ की इंटेलिजेंसी का लेवल सेम है, तो डेट इज नल हाइपोथेसिस। और अगर मैं मान लूँ कि नहीं, बॉयज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर गर्ल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक पार्टी क्या है आपकी थोड़ी कम इंटेलिजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो क्लियर, आप इसमें 1 सैंपल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी कर पाते हैं और 2 सैंपल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी कर पाते हैं। ओके, चलिए अब आ जाइए इंट्रोडक्शन में। तो सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स का क्या मतलब है, और हाइपोथेसिस क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये क्या करता है, आपका जो रिस्क होता है वो रिड्यूस करता है, ठीक है, कि बिजनेस का या फिर फाइनेंस का कोई रिस्क आपका क्या है कम कर देगा, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये आपको हेल्प करता है बिजनेस एंड फाइनेंस में, डिसीजन लेने में और रिस्क मिटिगेशन में कम करना। हाँ जी, क्लियर। चलिए, देन उसके बाद क्या होता है, बट हमारे पास लार्ज डाटा का साइज होता है और हम सारे डाटा के ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो इसलिए आप क्या करते हो, उसमें से सैंपल यूज़ करते हो उसकी जगह पर, पूरे डाटा का यूज़ करने की जगह पर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सैम्पलिंग, मिल्क क्वालिटी इज चेक्ड बाय टेस्टिंग ओनली 1 पैकेट। जैसे कि आपके क्या है, आपने पूरा 10-12 पैकेट मंगवाए हैं आपने मिल्क के, उसमें से आपने सिर्फ एक पैकेट को उठाकर क्या है उसका चेक कर लिया कि मिल्क की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट ले लो कि मार्केट सर्वे करना है आपने, यूज रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड सैंपल्स। तो पूरी मार्केट का सर्वे करने की वजह से आप एक एक घर में एक एक जाकर बंदे का वो सैम्पलिंग मतलब टेस्ट कर लेते हो। टी टेस्टेड सैंपल स्मॉल पोर्शंस बिफोर ऑक्शंस, ये तो पॉइंट ही गलत लिखा है, टी टेस्टेड का आंसर है। फूड प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स आर सैम्पल्ड बिफोर परचेज। जैसे कि आपने मिठाई वगैरह खरीदनी, तो आप क्या करते हो, खरीदने से पहले उनमें से एक पीस निकाल कर क्या टेस्ट करते हो, ठीक है। फूड का प्रोडक्ट हो गया, जैसे आप कुछ भी लेने गए हैं इस तरीके से। तो कह रहे कि इससे क्या होता है कि जो सैम्पलिंग होती है वो आपका टाइम और कॉस्ट दोनों को बचाती है, और ये क्या है, इन कंपैरिजन टू फुल स्टडी आप करेंगे जब पॉपुलेशन पर, जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी तो उसमें उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो उस चीज़ को हटाने के लिए या फिर उस चीज़ की जो नेगेटिव पॉइंट उसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सैंपल के ऊपर टेस्टिंग कर लेते हो। और अगर आपने क्या एक अच्छे से सैंपल को चूज़ किया होगा जिसमें सारे फीचर्स के, आपने एक अच्छे सैंपल को चूज़ करना है जिसमें आपकी पूरी पॉपुलेशन के सारे फीचर्स हो। जैसे अब मैंने मेल और फीमेल 2 कैटेगरी लेनी है ना, तो सैंपल भी ऐसा होना चाहिए आपका जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ रहे हों। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरा कंप्लीट ग्रुप, ठीक है, और जो सैंपल होता है उसमें से एक सबसेट, एक छोटा सा सेट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो आपके डिस्क्रिप्टिव मेजर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मतलब जहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलती है आपको, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा आपका, याद रखना है आपने, मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टैटिस्टिक्स व्हेन बेस्ड ऑन सैंपल्स, और ये सारे क्या है, यहाँ पर आप सैंपल के ऊपर स्टडी करते हो, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है, जो कि आपका पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब आपकी सैम्पलिंग के आगे टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हम करेंगे यहाँ। ये बहुत ही आपका क्या है, बेसिक वाली और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको सैंपल क्या होता है प्लस सैम्पलिंग की कौन सी टाइप्स है ये तो पता होनी चाहिए। टाइप के हिसाब से आगे आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाएंगे। अगर आपने इस टाइप का सैंपल इकट्ठा करना है तो आप ये मेथड लगा लो, उस टाइप का करना है तो वो मेथड लगा लो, इस तरीके से। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें सैम्पलिंग की टाइप्स पता होनी चाहिए।
सैम्पलिंग एक प्रोसेस होता है आपका, जो कि आप क्या है, जहाँ पर आप क्या करते हो, रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करते हो। रिस्पोंडेंट्स मतलब जिनसे हमने जवाब लेना है, तो आप क्या करते हो, अपने रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करते हो पूरी पॉपुलेशन में। तो सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर आप रिस्पोंडेंट्स को कलेक्ट करते हो। अब उन रिस्पोंडेंट्स को मैंने कहाँ से कलेक्ट करना है, मैंने पॉपुलेशन से कलेक्ट करना है। ओके, तो जो हमारे सैम्पलिंग के यूनिट्स होते हैं, सैंपल के अलग अलग यूनिट्स रहेंगे, मेल अलग फीमेल अलग, तो ये आपके एक इंडिविजुअल एलिमेंट कहाया जाएगा जिसके ऊपर आपने क्या है, स्टडी करनी है। ओके, तो सैंपल का साइज का क्या मतलब है, कितने आपने क्या है यूनिट्स को सिलेक्ट किया है। जितने ज़्यादा यूनिट्स मैंने सिलेक्ट करने हैं ना, तो वो क्या रहेगा आपका सैंपल का साइज। तो यहाँ पर दो मेन मेथड्स हैं आपके सैम्पलिंग के, एक होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता, मतलब कोई चीज़ कहीं से भी उठा ली, तो हर एक चीज़ के आने के क्या है, जो मौका है वो इक्वली रहेगा ना। जैसे कि आपने पूरी क्लास में से किसी एक बच्चे को आपने मॉनिटर बनाना है, तो जो एक बच्चे को मॉनिटर बनाना, तो हर एक बच्चे का मौका तो बराबर का है ना, चांस उसको बराबर का मिलेगा ना कि आप भी खड़े हो सकते हो मॉनिटरिंग के लिए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होती है कि किस बंदे को हमने सिलेक्ट करना है, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता। यहाँ पर हर एक आइटम के क्या है, इक्वल चांस होते हैं कि वो चीज़ सिलेक्ट हो सकती है। ओके, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपने जो सैंपल उठाना है वो अपनी पर्सनल चॉइस और पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बनाना। जैसे अगर एक फीमेल टीचर है, तो हो सकता है कि वो सोचे कि मैंने एक फीमेल को या फिर एक गर्ल चाइल्ड को ही मॉनिटर बनाना है, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज या अपना ओपिनियन लगाते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या है, जजमेंट करते हो, पार्शियलिटी करते हो, बायसनेस करते हो, या फिर कुछ स्पेशल फीचर्स का आप यूज़ करते हो, उसको हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ओके, अब यहाँ पर जो आपकी जजमेंट सैम्पलिंग थी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग वाला, इसमें क्या है, एक जो जियोलॉजिस्ट है वो सिलेक्ट कर रहा है टेरन को फ्रॉम ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन में से सिलेक्ट कर रहा है। जो पायलट है वो टेस्टिंग कर रहा है न्यूज़पेपर की इन अ सिलेक्टेड सिटी एरिया। मतलब सपोज करिए, जैसे कि मैंने अब कोई बेसिक सी एग्जांपल देती हूँ आपको। आपको कहा कि आपने क्या करना है, प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने बच्चे पढ़ते हैं, या फिर प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या ओपिनियन है, और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का ओपिनियन लेकर आओ। ठीक है, आपको कहा कि आपने पूरी मार्केट में से या फिर अपने क्या है पूरी सिटी में से लेकर आना है, लेकिन आपने क्या किया कि कौन इतना परेशान हो, कुछ भी हो, ऐसा करती हूँ, मेरे घर में ही कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और कुछ क्या है पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों से इनसे ही डाटा इकट्ठा कर लेती हूँ और उसी को मैं अपना डिसीजन बता दूंगी, या फिर कह दूंगी कि यही मेरा फाइनल रिजल्ट था। जहाँ पर आप कुछ ना कुछ चीज़ों को नॉलेज के हिसाब से या अपने ओपिनियन के हिसाब से इकट्ठा करते हो, तो वो होती है आपकी जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, जो आपको इजी पड़ा, या फिर आपने सोचा कि जो मेरे घर के बच्चे बताएंगे, मेरे कजन्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो प्राइवेट स्कूल्स में और पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, वही बेस्ट रहेगा, उनसे अच्छा तो कोई और समझ नहीं सकता है। तो ये क्या है आपकी जजमेंट सैम्पलिंग। कह रहे जजमेंट सैम्पलिंग कन्वीनियंट होती, कन्वीनियंट मतलब बिल्कुल आराम से फ़ोन करके पूछ लिया, हाँ जी आप अपने ओपिनियन बता दो, आप अपना ओपिनियन बता दो, कौन किसी के घर घर जाए और पूरे शहर में घूमे बस लेकर। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट तो होती है, बट इसमें एक्यूरेसी की कमी होती है। जरूरी नहीं ना कि जो आपके कज़न ब्रदर्स अपने स्कूल्स के बारे में ओपिनियन दे वही सबको ओपिनियन रहे, तो डैट मीन्स एक्यूरेसी की कमी रहती है। जबकि हमारी जो रैंडम सैम्पलिंग होती है, इससे आप अच्छे से ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, और ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हर एक चीज़ को दर्शाने वाली चीज़ है रैंडम सैम्पलिंग। और अगर आप कन्वीनियंस को चूज़ करते हो आराम से, मतलब जजमेंट सैम्पलिंग को चूज़ करते हो इन कंपैरिजन टू रैंडम सैम्पलिंग, इससे क्या जो आपके रिजल्ट आएंगे वो भी क्या आएंगे, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। अब बाइज्ड सैंपल्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जांपल्स दी हैं, एक बार आप पढ़िए फिर मैं आपको समझाती हूँ। बाइज्ड सैंपल्स मतलब मैंने अपने हिसाब से क्या है सैंपल को इकट्ठा कर लिया, बायसनेस के हिसाब से, पक्षपात जहाँ पर आ जाता है।
हाँ जी, देखिए, बायस्ड सैंपल्स कैन मिसलाइड सर्वे रिजल्ट। अगर आपका सैंपल ही बायस्ड रहेगा तो इसमें क्या है, जो आपका सर्वे का रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा। ठीक है, फर्स्ट। तो एग्जांपल क्या है, आपने एक वुमेन से ही पूछा कि क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मोस्टली सबका आंसर क्या आएगा, 95% आएगा सपोर्ट में, पक्षपात हो गया इसमें। देन सेकंड आ गया, सिर्फ आप न्यूज़पेपर पब्लिशर से पूछ रहे हो, एफडीआई इन प्रिंट मीडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्रिंट मीडिया में हो रही है उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, टू बाइज्ड ओपोजिशन, मतलब ओपोजिशन को देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में सपोज करिए एक बिल पास हो रहा है जिसमें क्या है, विचार लिखा गया है कि हमारे इंडिया की न्यूज़पेपर में या फिर कह दो मीडिया सेक्टर में क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सिर्फ किससे पूछा, आपने प्रिंटिंग जो कहते हैं कंपनीज होती हैं या फिर पब्लिशर्स होते हैं उनसे पूछा कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आकर मीडिया का बिजनेस करना चाहिए सॉरी मीडिया का बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सबका आंसर ना ही आएगा ना, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा हमारी रोजी रोटी के ऊपर खतरा है इस तरीके से। तो कह रहे जो दोनों सैंपल्स है, ठीक है, इसमें सिर्फ वही चीजें अफेक्ट करेंगी जिससे क्या है, सैम्पलिंग की बायसनेस आएगी। अगर अगर आपका सैंपल क्या है, बायस्ड है, तो इससे क्या है, आपके पब्लिक ओपिनियन आप नहीं बता पाओगे। रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, रिजल्ट रिलायबल हो और एस्टिमेट्स आपने सही वाले लेने हो। ठीक है, आपने प्रॉपर सैम्पलिंग की टेक्निक का यूज़ करना है सो डैट आपके एरर्स अवॉइड होए और डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके। हाँ जी, क्लियर, ओके। अब देखिए, हमारी दो ही तरह की सैम्पलिंग थी, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो आगे हमारे ये जो रैंडम सैम्पलिंग है ये आगे डिफरेंट टाइप्स की है। द फर्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड द फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये चार आपकी क्या है, सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं या फिर सैम्पलिंग की टाइप्स है। तो सबसे पहले आ गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होती है, यहाँ पर हर एक सैंपल जो होता है या फिर हर एक जो आइटम होती है पॉपुलेशन की, इसमें सबका इक्वल चांस होता है कि उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे अब मैं देख रही हूँ क्लास में बच्चे बैठे, 30 बच्चे बैठे क्लास में, तो मैंने देखना कि कौन से बच्चे को खड़े होकर कहूँ कि ब्लैक बोर्ड में आकर लिखे, तो हर एक बच्चे को लगता है कि शायद मेरी बारी ना आ जाए, शायद मैं मुझे ना कह दे। डेट मीन्स हर एक स्टूडेंट का क्या है, चांस क्या है, इक्वली है कि उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आपकी सपोज करिए पॉपुलेशन पूरी कितनी है, जिसमें आपने 4 लोगों को लिया है, टीनेजर्स को। ठीक है, तो आपने क्या किया, सैंपल साइज में 2 टीनेजर्स को ले लिया। ठीक है, जिसमें आपने क्या है, टॉक शो पर उनको बुलाकर क्या है, बातें करनी है। तो बड़ी पॉपुलेशन में से छोटा हिस्सा ले लिया, तो वो हो गया हमारा सैंपल। और यहाँ पर चारों लोगों के आने के इक्वल के चांस थे, मैंने अपनी मर्जी से क्या है, 2 को उठा लिया। चाहे मैं ए बी ले लूँ, चाहे मैं सी डी ले लूँ, चाहे ए सी ले लूँ, बी डी ले लूँ, कोई भी ले लूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन बना दूँ। ठीक है, तो पॉसिबल सैंपल्स क्या बन सकते हैं बिना रिप्लेसमेंट किए, जैसे ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। डेट मीन्स टोटल क्या आ गए, 6 सैंपल्स हो गए। 6 कम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे मैं ए के साथ बी को मिला लूँ, बी ए के साथ सी को बुला लूँ टॉक शो पर, ए के साथ डी को बुला लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हर एक इक्वल क्या है, 6 चांसेस हैं। डेट मीन्स हर एक सैंपल के होने की क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है, डेट इज 1/6। हर एक बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ एक ही बार आने का मौका मिलेगा उसको। देन उसके बाद आगे इंडिविजुअल अपीयरेंस इन सैंपल्स। हर एक जो टीनेजर है वो क्या है, 3 बार दिखता है 6 सैंपल्स में। जैसे ए कहाँ पर आया, 1 2 और 3 बार आया, उसके बाद ए कहीं भी नहीं आ रहे, बी एक यहाँ पर आ गया, बी एक यहाँ पर आ गया और बी एक यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक जो टीनेजर है वो क्या है, 3 बार दिखेगा, अपीयर होगा 6 सैंपल्स में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन स्टूडेंट बीइंग इन अ सिंपल, तो हर एक स्टूडेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सैंपल में आएगा, तो वो आएगा 3/6। इसको आप 1/2 भी कह सकते हो। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। देन उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट। तो ये आगे 2 तरह का होता है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, फिर मैं यहाँ से टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से करवाऊँ।
तो यहाँ पर क्या होता है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जिस चीज़ को आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, वंस सिलेक्टेड द आइटम इज नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन, जिस सैंपल को आपने एक बार क्या है पॉपुलेशन में से निकाल लिया, आप उस सैंपल को उसके बीच में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक स्लिप को पिक किया है और आपने उसको क्या है असाइड अलग रख दिया, ठीक है, फिर आपने सेकंड स्लिप निकाली, उसको बाहर निकाल कर बाहर अलग रख दिया, तो डैट मीन्स यहाँ पर हर एक आइटम जो जिसको आप सिलेक्ट कर चुके हो उसके दोबारा क्या है पॉपुलेशन में या फिर दोबारा आने के चांसेस नहीं होते। अगर मैंने ए और सी के कॉम्बिनेशन को एक बार बुला लिया, ठीक है, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, अब इसको मैं इसकी दोबारा आने के चांसेस नहीं है, तो डैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो आपका सिलेक्टेड आइटम होता है इसको आप रिटर्न कर देते हो, वापस डाल देते हो बिफोर पिकिंग द नेक्स्ट। दोबारा क्या है ना, जो सेकंड वाली आइटम है उसको निकालने से पहले, जैसे कि मैंने एक कॉम्बिनेशन ले लिया था ए और सी का, उनसे बात कर ली, उसको उसी में डाल दिया, 6 लोगों के कॉम्बिनेशंस में 6 कॉम्बिनेशंस में डाल दिया। फिर से अगर मैंने किसी के साथ टॉक शो करना है तो उनके फिर से आने के चांसेस हैं। तो जो आइटम आपने एक बार सिलेक्ट कर ली उसको आप क्या है रिटर्न कर देते हो, ठीक है, उसी पॉपुलेशन के बीच में दोबारा डाल देते हो। तो ये हो गया विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो यहाँ पर। देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है, फाइनाइट चीज़ है वो जिसको आप काउंटेबल करते हो, जैसे कि 4 टीनेजर्स थे, और इनफाइनाइट वो चीज़ें जो आपके अनकाउंटेबल है प्रैक्टिकली टाइम पर, जैसे कि ऑल प्राइम नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स को मैं कहाँ तक गिनती रहूँगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशंस आर थ्योरेटिकली अप्रोक्सीमेशंस फॉर लार्ज फाइनाइट पॉपुलेशंस। तो क्या है आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है असीमित है, इनफाइनाइट है, ये क्या है थ्योरेटिकली इसका जो भी आप चीज़ें करेंगे ये अप्रोक्सीमेशन में आएंगे, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आएंगे। हाँ जी क्लियर, ओके। आप रैंडम सैम्पलिंग कैसे कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा था सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो यहाँ पर आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे किया, मतलब ये होती है उसका क्या मीनिंग है, आप कैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को निकालते हो या फिर लेते हो, ये अब आगे करवाऊंगी मैं। हाँ जी देखिए, अब आपने कैसे रैंडम सैम्पलिंग करनी होती है। सबसे पहले आपने क्या करना, आपका गोल है कि मैं मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ है लेकिन जिसमें से मैंने सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ को ही क्या है रैंडमली सिलेक्ट करना, ये हो गया। तो सबसे पहले मेथड क्या है, पेपर स्लिप मेथड। तो पेपर स्लिप मेथड में क्या है, आपने क्या हर एक एम्प्लॉय का नाम आपने स्लिप के ऊपर रखा, लिखा और उसको एक बॉक्स में डाल दिया। देन उसको सारी स्लिप्स को क्या है आपने अच्छे से क्या मिक्स कर दिया और उसमें से कोई अपनी मर्जी से क्या है एक हाथ डाल कर क्या है 10 स्लिप्स निकाल ली, ठीक है। तो ये किसके लिए अच्छा रहता है, ये आपके जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है, लेकिन ये जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं उसमें ये क्या होता है इश्यूज क्रिएट करता है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या है आपकी पुअर मिक्सिंग की दिक्कत आएगी। तो पेपर स्लिप मेथड तो बहुत ही ईजी है, आपको सुनकर ही पता चल जाएगा कि क्या मतलब होता है इसका। देन उसके बाद आता है रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स में क्या होता है, आप यहाँ पर या तो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या फिर रैंडम डिजिट टेबल का यूज़ करते हैं। डिजिट टेबल मतलब डिजिट्स लेंगे आप 0 से लेकर 1 2 3 4 5 7, इनमें से आप कोई भी डिजिट ले लेते हो, ठीक है, जिसके क्या है हर एक के इक्वल चांस होते हैं कि वो चीज़ आ सकती है। तो एवरी डिजिट सीक्वेंस इज इक्वली लाइकली, मतलब हर एक डिजिट का जो सीक्वेंस है वो क्या है इक्वली है सबका, ठीक है। ये कहाँ पर अच्छा रहता है, लार्ज पॉपुलेशंस के लिए, और इसमें क्या है एक्यूरेट रैंडमनेस आती है। तो आपने याद रखना है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पर आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है रैंडम सैम्पलिंग का, रैंडम नंबर्स। और जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन बहुत ही छोटी है, स्मॉल ग्रुप है आपका, और वहाँ पर अगर आपने रैंडम सैम्पलिंग करनी तो वहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पेपर स्लिप मेथड यूज़ करेंगे। तो ये स्मॉल के लिए अच्छी रहती है और ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए अच्छी रहती है। ओके क्लियर। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप थी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को आगे करेंगे। हाँ जी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, तो जो हर एक एलिमेंट होता है आपका, ठीक है, जिसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है,
या तो वो क्या है रेगुलर इंटरवल्स में होते ही चीजें, या टाइम या ऑर्डर या स्पेस के हिसाब से होती है। क्लियर? जैसे कि यार इंटरव्यू हो रहा है एवरी 20th स्टूडेंट का ऑन द कैंपस आफ्टर अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इन द फर्स्ट 20 नेम्स। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्या किया, सिस्टमेटिक में एक सिस्टम से क्या है आपने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैंने क्लास में टेस्ट लेना ना, तो मैंने क्या क्या किया, पहले बच्चे को एक टॉपिक डाल दिया, दूसरे का कोई और टॉपिक डाल दिया, तीसरे का एक और कोई और टॉपिक डाल दिया, फिर चौथे बच्चे को वही टॉपिक गया जो पहले को गया था, फिर पांचवें बच्चे को वही टॉपिक गया जो दूसरे को गया था। तो जहां पर आप एक सिस्टम के हिसाब से एक मतलब क्या दो टाइम, स्पेस या ऑर्डर, इनका यूज करके क्या है डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जैसे मैंने क्लास में सेमिनार रखा, तो सेमिनार अब मैं रोल नंबर वाइज रख रही हूँ, ठीक है, या फिर मैंने अल्फाबेटिकल यूज कर लिया कि पहले मेरी क्लास में ए नाम के कितने बच्चे, पहले उनका हो जाएगा, फिर बी नाम के कितने बच्चे उनका हो जाएगा। जहां पर आप क्या है जो सैंपल इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, वो क्या कर रहे हो, एक सिस्टम के हिसाब से इकट्ठा कर रहे हो, एक ऑर्डर यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिंपल और रैंडम सैम्पलिंग में और सिस्टमेटिक में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या होता है, जो हर एक इंडिविजुअल होता है उसकी इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। ये किस में होता है? आपका रैंडम सैम्पलिंग में होता है, ठीक है, बट नॉट एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ सैंपल्स हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, आप हर एक चीज का इक्वली चांस होता है आने का, लेकिन क्या है यहाँ पर आप क्या है कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लेते हो जिसके क्या है इक्वल चांसेस होते हैं। जैसे चूजिंग एवरी 10th एम्प्लॉय, तो जहां पर आप क्या है हर एक 10th एम्प्लॉय चूज करो, जैसे पहला ले लिया, 11वां ले लिया, 21वां ले लिया, इस तरीके से। तो इसमें जो ग्रुप आपका है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनका क्या है कभी भी इसके साथ आने के चांसेस हो ही नहीं सकते। ओके, क्लियर? देन उसके बाद आगे इसकी लिमिटेशंस। तो इसमें क्या होता है, जो पैटर्न का जो आपने पैटर्न यूज करना, जैसे कि 5वां ले लिया, फिर 10वां ले लिया, फिर 15वां ले लिया, कोई आप पैटर्न यूज करते हो डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि वो पैटर्न बायस वाला आपने लिया हो, तो रिस्क ऑफ पैटर्न बायस होता है। जैसे कि आपने सर्वे लिया ईटिंग आउट पर, ठीक है, कि कितने लोग बाहर खाते हैं, तो आपने आप हर एक फ्राइडे को उसका सर्वे इकट्ठा करने जाते थे, तो हो सकता है कि जो फ्राइडेज में या फिर वीकेंड्स में आप रिजल्ट इकट्ठा कर रहे हो वो बाकी दिनों के हिसाब से अलग हो। तो आपने क्या किया, सिस्टमेटिक ही आप सैंपल को इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी आपके बायसनेस होने के चांसेस हैं। हाँ जी, क्लियर? एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे करना हूँ। देन उसके बाद देखिए आगे थर्ड टाइप आ गई स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, आपने क्या है जो पूरी पॉपुलेशन है उसको क्या है होमोजीनियस ग्रुप्स में डाल देना, जिसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेटा। होमोजीनियस ग्रुप्स मतलब हर एक ग्रुप जिसमें क्या है जो फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रुप 1, ये एक ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, तो मैंने आपको और एक थर्ड ग्रुप ले लो। तो यहाँ पर क्या है जो आपने क्या है अलग अलग ग्रुप्स बनाने, इनके जो फीचर्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, होमोजीनियस। जैसे कि आपने मेल और फीमेल लेने थे, तो यहाँ पर आपने वो मेल लिए जिनकी एज क्या है आपकी 20 से 30 के बीच में है, प्लस वो फीमेल्स ले ली जिनकी एज सेम 20 से 30 की उम्र में। फिर सेकंड ग्रुप में जो आपने लिया, यहाँ पर जो मेल है उनकी एज क्या है 30 से 40 के बीच में है, और जो फीमेल्स हैं उनकी भी एज 30 से 40 के बीच में है। तो डैट मीन्स आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं, तो उस ग्रुप में जितने भी लोग रहेंगे वो सबके जो फीचर्स रहेंगे, कोई एक फीचर या फिर जो उनके फीचर्स हैं वो क्या है सेम है, जिसको हम क्या कहेंगे स्ट्रेटा। तो ये मेरे लिए मेरे ग्रुप्स नहीं कहाए जाएंगे, ये मेरे लिए क्या कहाए जाएंगे, मेरे स्ट्रेटा कहाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आगे आप दो अप्रोचेस का यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग एंड द सेकंड वन इज इक्वल सैम्पलिंग विद वेट्स।
तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि आपने अलग अलग स्टेटस ले ले, अलग अलग स्टेटा बना लिए। तो आपने हर एक स्टेटा में से क्या करना है, ईच एलिमेंट को उठाना है, ठीक है। आपने रैंडम एलिमेंट्स उठा लेने, जैसे कि यहाँ पर मेल्स 20 से 30 उम्र के कितने 100 लोग हैं, और फीमेल्स कितनी है आप 150 मान लो, ठीक है। तो अब 100 में से मैंने किसी 5 को उठा लिया, यहाँ से किसी ने 10 में से 10 को उठा लिया। तो आपने क्या करना, जो आपका क्या है, आपने रैंडम एलिमेंट्स उठाने, कोई भी एलिमेंट उठा लेना। कहाँ से उठाना, हर एक स्टेटा में से। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी हैं, जैसे मैंने सोचा कि यहाँ पर आप 10 मान लो, 10 लोगों लिए, और यहाँ पर आप 15। तो मैंने सोचा कि मैंने हर 100 लोगों के पीछे 10 लोगों को लेना है, डैट मीन्स 50 लोगों के पीछे 5 लोगों को लेना। तो जो ये वाला था मेरा 30 से 40 वाले मेल, यहाँ पर ये मेरे पास 400 आ गए। तो मैं यहाँ पर कितने ले लूँगी, यहाँ पर मैं 40 एलिमेंट्स को उठा लूँगी, ठीक है। तो कह रहे कि आपने रैंडम एलिमेंट्स उठाने, लेकिन वो हर एक रैंडम एलिमेंट आपका कहाँ से होना चाहिए, हर एक स्टेटा में से होना चाहिए। और ये आपने उसके साइज के हिसाब से लेना। जैसे यहाँ पर 400 का साइज था तो मैंने 40 ले लिया, जहाँ पर 150 का साइज है मैंने 15 ले लिया, और जहाँ पर 100 का साइज था मैंने 10 को ले लिया। क्लियर। देन अगला कहता है इक्वल सैम्पलिंग विद वेट्स। यहाँ पर क्या होता है, जो आपने इक्वल एलिमेंट्स लेने हैं हर एक स्टेटा में से। जैसे कि यहाँ पर 20 से 30 वाली एज के मेल और फीमेल, तो ये कितने थे आपके 150 थे, और ये कहाँ थे 100 थे। और सेम 30 से 40 वाली एज के फीमेल आपके मान लो आप 600 थी, और मेल आपके कितने बताए थे मैंने 400 थे, ये थे। तो क्या यहाँ पर पहले हमने क्या प्रोपोर्शनल में कि आपने पहले से क्राइटेरिया बना लिया कि 50 लोगों के पीछे 5 लोगों को लेना। तो ये 150 थे, तो इसमें से मैंने कितने लोगों को लिया था, 15 लोगों को लिया था। ये 100 थे तो इसमें से 10 लोगों को ले लिया, और ये 600 थे तो इसमें से मैं 60 लोगों को लूँगी, और ये 400 थे तो इसमें से 40 लोगों को लूँगी। तो जो आप क्या है स्टेटा की साइज के हिसाब से आपने एक रूल बना लिया, और उसके हिसाब से सैंपल को इकट्ठा कर रहे, तो वो आपका प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग कहा जाएगा। और सिंपल सैम्पलिंग में क्या होता है, विद वेट्स। यहाँ पर सब में से आपने लेने सिंपल, जैसे 150 में से 10 लोग ले लिए, 100 में से 10 ले लिए, 600 में से भी 10 ले लिए, और 400 में से भी 10 ले लिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल एलिमेंट्स इकट्ठे करने हर एक स्टेटा में से। ओके क्लियर। तो इससे क्या होता है, जब आप स्टेटा बनाकर क्या है डाटा को इकट्ठा करते हो, तो यहाँ पर हर एक डाटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के, इनके चांसेस होते हैं कि आप इनको ही सिलेक्ट कर रहे हो। तो स्टेटा बना रहे हो तो वो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स ही आपके सिलेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी क्लियर। ओके। आपने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को कब यूज करना है, जब आपकी जो पॉपुलेशन है उसको आपने पहले क्या है ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ, जैसे कि क्लास, एज, सेक्स। तो आपने अगर किसी भी बेसिस पर स्टेटा को इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया, तो यहाँ पर आप कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करेंगे। जैसे कि आपके एज ग्रुप ले लिए 13 से 20 उम्र के लोग, 21 से 30 की उम्र के लोग, इस तरीके से। तो क्या है जीन्स को प्रेफर करते पहनने के लिए, आपने इसकी स्टडी करनी, तो ये भी आपका क्या है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आएंगे, क्योंकि किसी बेसिस पर आपने पहले से ग्रुप बनाए हुए हैं। इससे क्या है आप हर एक सब ग्रुप को क्या है इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे हो, और सारे सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और आपका जो रिजल्ट आएगा मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे इन कंपैरिजन टू अदर सैम्पलिंग की मेथड्स। हाँ जी क्लियर। ओके चलिए अब आगे करते हैं हम। अब फोर्थ टाइप है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पॉपुलेशन है आपकी, वहां पर आपने स्ट्रेटा में डिवाइड किया था पॉपुलेशन को, यहाँ पर आप अपनी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में या क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये जो क्लस्टर आपने बनाने, ये कोई फीचर्स के हिसाब से नहीं लेंगे। जैसे वहां पर मैंने एक वो ले लिया था ना उम्र के हिसाब से, तो वो जो आपने एक फीचर के हिसाब से ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर आपने पॉपुलेशन को डिवाइड करना है ग्रुप्स में या क्लस्टर्स में, ठीक है। और उसमें से कोई रैंडम क्लस्टर उठा लेना है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मानो वही सेम चीज़ ही है। जैसे कि मेल और फीमेल थे, कितनी उम्र के, 20 से 30 उम्र के, 30 से 40 की उम्र के, 40 से 50 की उम्र के, ये थे। इसमें भी मेल और फीमेल थे, इसमें भी मेल और फीमेल थे, इसमें भी मेल और फीमेल थे।
तो यहाँ पर मेल कितने थे, सपोज करो 100 थे और फीमेल थी 150। यहाँ पर मेल थे आपके 400 और फीमेल थी 600। यहाँ पर भी आप मान लो कि मेल थे 300 और क्या फीमेल्स थी 200। ये आपका डाटा। तो ये क्या है, मेरे पास ग्रुप्स या क्लस्टर्स बन गए। लेकिन यहाँ से मैंने सब में से नहीं लेना कि यहाँ से भी कुछ ले लूँ, यहाँ से भी कुछ ले लूँ, यहाँ पर से भी कुछ ले लूँ। यहाँ इसमें से मैंने क्या करना, किसी एक पूरे क्लस्टर को उठा लेना। जैसे मैंने इस पूरे क्लस्टर को उठा लिया तो टोटल कितने होंगे 1000। तो मैंने 1000 लोगों की क्या है स्टडी कर ली। यहाँ पर आप एक रैंडम सैंपल उस क्लस्टर को सिलेक्ट कर लेते हो और उसके अंदर के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं क्लस्टर में से जिसको आपने चूज किया उसको सबकी क्या है उनका सबका सर्वे कर देते हो। तो ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि आपने पूरी सिटी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से फ्यू ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। तो उस ब्लॉक में से क्या है आपने जितने भी हाउस होल्ड्स आते हैं सबकी क्या है सिलेक्टेड ब्लॉक में से सबकी स्टडी कर ली। तो यही वाली एग्जाम्पल भी आपको समझ आ जाएगी क्योंकि ये पिछले के साथ लिंक्ड करती थी। तो स्टेटा में हर एक स्टेटा में से क्या है डाटा लिया जाता है, जबकि क्लस्टर में आप जो स्टेटा होता है या फिर आपका जो ग्रुप होता है उसकी से एक को पूरा पूरा उठा लेते हो। हाँ जी, क्लियर? ओके, तो ये थी हमारी 4 टाइप्स आपकी। कौन सी थी, सिंपल रैंडम, और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, और क्लस्टर, और एक कौन सी थी, सिस्टमैटिक। तो ये आपकी क्या है 4 टाइप्स थी आपकी रैंडम सैम्पलिंग की, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके मीनिंग तो एटलीस्ट क्लियर ही होंगे। तो यहाँ पर आपने स्ट्रेटिफाइड और क्या करना है क्लस्टर, इन दोनों का क्या है कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर दोनों में क्या होता है, पॉपुलेशन को आप क्या है डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, लो वेरिएशन विद इन द ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में क्या है जो वेरिएशन होता है वो मतलब क्या है कम होता है। तो यहाँ पर 30 और 40 वाली उम्र के जो लोग रहेंगे तो किसी की उम्र 31 है, किसी की 32 होगी, किसी की 34 होगी। तो जो वेरिएशन है दोनों में उम्र का जो गैप है या फिर महीनों का जो गैप होगा, कोई 31 का है और कोई 38 का भी होगा। तो इनमें जो वेरिएशंस हैं वो क्या है बहुत ही लो है। जबकि जो यहाँ पर हम ग्रुप बनाते हैं ना क्लस्टर्स में, तो ग्रुप में कोई फीचर नहीं देखते, आप जो बिल्कुल ऐसे उठा लेते हो, मेल उठा लिए फीमेल उठा लिए, तो उनके बीच में वेरिएशंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही आप इसलिए यूज़ करते हो ग्रुप्स बनाते हैं सो डैट आप क्या अलग अलग क्या है जो ग्रुप्स होते हैं आपके उनको आप रिप्रेजेंट कर पाए सबको। विद इन द ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप के बीच में क्या होता है जो वेरिएशन है वो कम रहेगा। लेकिन बिटवीन ग्रुप्स जैसे कि यार 30 से 40 के बीच के जो हर एक बंदा रहेगा इनमें वेरिएशन क्या है कम रहेगा। और ऐसे कि मेरे पास एक ग्रुप है 30 से 40 वाला और एक ग्रुप है 40 से 50 वाला। तो 30 में से 40 साल की उम्र वाला बंदा 33 वाला एक उठा लिया और यहाँ से 43 वाला उठा लिया। तो इनके बीच में जो वेरिएशन है वो क्या है ज़्यादा है। तो वेरिएशन विद इन द ईच ग्रुप कम रहेगा और बिटवीन द ग्रुप्स क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा आपका कहाँ पर, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। देन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक ग्रुप के बीच में क्या होता है विद इन उनके बीच में क्या है वेरिएशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब एक ग्रुप उठाया आपने क्या है मेल्स का और एक है आपका फीमेल्स का। तो यहाँ पर मेल आपको क्या है 21 साल की उम्र वाला भी मिल गया। हाँ जी, तो जैसे कि एक मेल था और फीमेल था, सॉरी हाँ, तो ईच ग्रुप हाई वेरिएशन। तो मेल में आप उम्र वाला ले रहे थे, हम ग्रुप बना रहे थे। तो एक बंदा यहाँ पर 31 साल का भी और एक बंदा आपका 51 की उम्र का भी है। तो इनके बीच में क्या है विद इन द ग्रुप, हर एक ग्रुप, ये ग्रुप था मेरा तो वेरिएशन क्या है ज़्यादा है, जबकि ये फीमेल्स थी। तो यहाँ पर भी मेल और फीमेल, तो इनमें क्या है बस एक सेक्सुअलिटी का ही डिफरेंस है, वेरिएशन है दोनों में। तो यहाँ पर भी हर एक तरह की उम्र के लोग रहेंगे। तो यहाँ पर विद इन द ईच ग्रुप वेरिएशन ज़्यादा रहेगा, जबकि बिटवीन द ग्रुप्स जो है मेल और फीमेल दोनों में के बीच में यहाँ पर वेरिएशन आपका क्या रहेगा कम रहेगा। हाँ जी, क्लियर।
और क्लस्टर सैम्पलिंग आपने तब यूज़ करनी है जब आपके जो ग्रुप्स है वो सिमिलर हैं बट डाइवर्स इनसाइड, लेकिन उनमें जो विभिन्नता है। क्लस्टर सैम्पलिंग वहाँ पर यूज़ की जाएगी जहाँ पर आपने इसको याद रखना है, जहाँ पर जो आपके ग्रुप्स है वो सिमिलर नेचर के हैं, लेकिन क्या है अंदर से डाइवर्स्ड है, अंदर से क्या है डाइवर्स्ड है। क्लियर। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आप तब यूज़ करते हो जहाँ पर आपको तसल्ली होती है, एंश्योर होता है कि जो हर एक ईच ग्रुप है उसको आपने क्या है रिप्रेजेंट करना ही करना है, तो वहाँ पर आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब ये जो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के 4 टाइप्स थी, अब ये कहते हैं कि यहाँ पर इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कह रहे सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, 3 जो मेथड्स है यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। अंदाजा मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है। अप्रॉक्सीमेट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यूज़ किया जाता है। इससे आपकी प्रिसीशन मतलब हर एक चीज़ को डिफाइनली बताना, ये होना चाहिए वो है, तो ये आपकी प्रिसीशन को, कॉस्ट एफिशिएंसी को एंड प्रैक्टिकलिटी को डिफाइन कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो अगर आपकी कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है उसको आप क्या है सॉल्व कर सकते हो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, और इसी को आपने अपना बेस भी माना है। और जितने भी आपके स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स होते हैं, जो भी आप रिजल्ट्स बनाते हो स्टैट्स में वो कहीं ना कहीं आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर डिफाइंड होता है। और अगर आपने सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग को समझा तभी आपको क्या है मदद मिलेगी आगे के मेथड्स को समझने के लिए। तो क्या है बेसिस है बाकी मेथड्स को समझने के लिए आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आना चाहिए। ओके, तो कहते हैं कि अगर आपने बाकी सैम्पलिंग की टाइप से समझनी है तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको आप क्या है प्रोफेशनल स्टैटिस्टिशियन ही समझ पा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इसके जो कोर सैम्पलिंग के कंसेप्ट है एज अ न्यू लर्नर आपको इनको समझना चाहिए, तभी आप क्या है इसको समझ पाएंगे। हाँ जी, क्लियर। ओके, अब आगे हमारे पास होता है स्टैंडर्ड एरर। तो ये स्टैंडर्ड एरर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग। स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था, जो भी मेरा सैंपल था ना, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एसडी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप स्टैंडर्ड एरर किसका निकालेंगे, मीन का निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर जो आपका मीन का होता है ये क्या बताता आपको, आपके जो सैंपल का जो मीन था उसमें कितनी वेरिएबिलिटी थी। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब कि जो हमारा सैंपल था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आवर सैंपल। क्लियर। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब क्या होता है हमारा कि जो मेरा क्या था सैंपल था, आपने इसका मीन निकाला, उस मीन में कितना वेरिएबिलिटी थी, ये क्या बताएगा आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। हाँ जी, क्लियर। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या बताता है, मेजर करता है आपकी वेरिएबिलिटी को जो कि आपके सैंपल की मीन की होती है। क्लियर। इसी तरीके स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन, तो ये भी आपकी वेरिएबिलिटी बताएगा आपके सैंपल की प्रपोर्शन की। जितना भी आपने सैंपल का प्रपोर्शन लिया था, तो जितना आपने लेना था और जितना आपने लिया था, इन दोनों में जो भी वेरिएबिलिटी निकल कर आ रही है वो कौन बताएगा, आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड एरर्स आपके निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, सैम्पलिंग की एरर की वजह से आ रहे हैं कि आपने सैंपल ही सही से इकट्ठा नहीं किया। अगर आप सैम्पलिंग में कोई दिक्कत ही नहीं करेंगे, आपका कोई इशू नहीं आ रहा है, सब चीज़ें सही हैं, तो ना ही आपका स्टैंडर्ड एरर आपका निकल कर आएगा मीन का, और ना ही आपका स्टैंडर्ड एरर निकल कर आएगा आपके प्रपोर्शन का।
हाँ जी क्लियर, इतना देख लीजिए। हाँ जी देखिए, क्लियर हो गया आपको स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की एग्जांपल दी है। सपोज जैसे कि हमने क्या है, सैंपल में कॉलेज गर्ल्स की हाइट को लिया, तो हर एक जो सैंपल है आपका, ये आपको क्या अलग मीन दे रहा है। जैसे कि मैंने बीकॉम की गर्ल्स का ले लिया, एमकॉम की गर्ल्स का ले लिया, बीए की गर्ल्स का ले लिए, बीसीए की गर्ल्स का ले लिया, तो हर एक तरह की जो गर्ल्स है इनका भी मीन अलग आएगा, इनका भी मीन अलग आएगा, इसका भी मीन अलग आएगा और इसका भी मीन अलग आएगा। तो इन दोनों के मीन में जो डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, इन दोनों के मीन में जो वेरिएशन आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सैंपल एरर ऑफ मीन। और ये क्यों वेरिएशन निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपका जो सैम्पलिंग, आपने सैम्पलिंग में ही कोई ना कोई एरर किया हुआ है। हाँ जी क्लियर, ओके। और आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि आपको स्टैंडर्ड एरर पता होना चाहिए और आपके लिए ये मायने रखता है। तो कह रहे जो स्टैंडर्ड एरर होता है, ये हमें बताता है कि हाउ मच अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन वैल्यू, कि जो आपका सैंपल का जो भी आपका रिजल्ट आता है, जैसे सैंपल का मेन सैंपल का प्रोपोर्शन, ये आपका पॉपुलेशन के की वैल्यू से कितना डिफर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका जो वेरिएशन या फिर स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, ठीक है, वो कम आ रहा है, तो डेट मीन्स जो आपने रिजल्ट लिया है सैंपल वाला, तो वो क्या है, ज़्यादा सही रहेगा अगर आप उसको पूरी पॉपुलेशन पर लगा देते हो। डेट मीन्स मोर एक्यूरेट एस्टिमेटर। जो मैंने सैंपल का मीन निकाला है, अगर उसका स्टैंडर्ड एरर कम निकल कर आएगा, तो मतलब उस मीन को मैं पूरी उसमें क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पर लगा सकती हूँ। तो जितना सैंपल जो आपका लेस वेरिएबिलिटी के साथ आता है, लेस स्टैंडर्ड एरर के साथ आता है, वो रिजल्ट आपका उतना क्या होता है, रिलायबल होता है। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना आना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए। ओके क्लियर। तो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है इतना, आपको इतनी चीज़ें आ गई, आप लर्न कर रहे हो इनको साथ बाय साथ। तो इसको आपने अगर एक बार नहीं समझ आ रहे, तो ये वीडियो को दोबारा धीरे धीरे करके सुनना, या फिर जो भी स्लाइड्स है आप इसको रिवाइज करना। चीज़ें बहुत ही ईजी है अगर आप अंडरस्टैंड करें विद एग्जाम्पल्स। तो कल हम यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।